मेरा नाम आयुष्मान है। मेरा नौकर मुझसे मेरी ही बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया था और कहने लगा कि साहब, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि इस दो कौड़ी के नौकर की इतनी मजाल कि मेरी बेटी से शादी की बात करने की बात कहे। मैंने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगवा दिया था और अपनी बेटी की शादी बहुत अमीर परिवार में कर दी। मैं जब एक दिन अपनी बेटी के ससुराल गया तो वहां पर मौजूद गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और बोले कि कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आपको अंदर आने नहीं दिया जाए। मैं हैरान हुआ था कि कौन कमिश्नर। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज आई, आपका दामाद। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तो मैं अपने घर के बड़े हॉल में मौजूद चमचमाते हुए सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे सामने कीमती लकड़ी की टेबल पर सलीके से रखी हुई ताज़ा चाय की प्याली से भाप उठ रही थी और मेरे हाथ में अखबार का वो पन्ना था जिस पर मेरी कंपनी की नई फैक्ट्री की ओपनिंग की खबर छपी हुई थी। उस समय मेरी नज़र में सिर्फ दुनिया का दिखावा और घमंड था। मैंने गर्दन पीछे सोफे से टिकाई थी और सुकून से वो न्यूज़ पढ़ने लगा था जिनमें मेरे बिजनेस की ऊंचाइयों को सराहा जा रहा था। उसी लम्हे आंगन के दरवाजे पर हलचल हुई थी। बाहर से चौकीदार हांफता हुआ आया था। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और झिझक थी। उसने इज्जत से मुझे गुड मॉर्निंग किया था और कहने लगा कि सर, बाहर एक जवान लड़का खड़ा हुआ है, नौकरी की तलाश में है, हमारी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है और हमसे कह रहा है कि बस एक बार हम उसकी आपसे बात करवा दें। मैंने गुस्से भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे सोचा और फिर इग्नोर करते हुए हाथ से हिलाकर कहा कि अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे अंदर, देखता हूँ कौन है ये गवार इंसान। चौकीदार जाकर पलट गया था और दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे से एक जवान लड़का अंदर दाखिल हुआ था। उसकी चाल में मामूली गवारों जैसी झिझक थी। उसकी आंखें ना तो झुकी हुई थी और ना ही शर्मिंदगी से घिरी हुई थी। वो बड़ी शान के साथ अंदर आ रहा था, जैसे वो मेरी ही कोठी का मालिक हो। यहाँ तक कि जमीन जायदाद, मेरा घर, सब कुछ उसके जाने पहचाने हों। इस घर की एक एक चीज से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो। उसका यह अंदाज मुझे चौंका गया था। मैंने हैरान होते हुए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। उसने पुराने गंदे से कपड़े पहने हुए थे, उसके जूते धूल से घिरे हुए थे, उसके हाथों पर मिट्टी के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। उसने मेरे करीब आकर घमंड भरे शब्दों में मुझे नमस्ते किया था और कहने लगा कि आयुष्मान सिंह जी, मेरा नाम कार्तिक है, मैं गांव से आया हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे घर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपको किसी नौकर की तलाश है काम के लिए। अगर आप मुझे मौका दे दें तो मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसके शब्दों में एक घमंड और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों वो जिस तरह मुझे अपने घर के हालात और अपनी माँ की तबीयत के बारे में बता रहा था, उनमें कहीं भी मुझे तरस दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही कोई गड़गड़ाहट थी, बल्कि एक खामोश कॉन्फिडेंस और सच्चाई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मुझे तो ऐसे नौकर पसंद होते थे जो हमेशा अपनी नज़र नीची रखकर बात करें, मेरे सामने झुके झुके रहें। लेकिन ये जवान लड़का तो जैसे मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा था, जैसे मैं उसके शरीर का एक एक हिस्सा चेक कर रहा था। उसके गंदगी भरे कपड़े और धूल से भरा हुआ चेहरा मेरी नज़रों में उसकी कीमत दो कौड़ी की कर रहा था। वैसे भी वो एक नौकर ही था। मेरे लिए ऐसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा होते हैं और उनकी कोई पर्सनल एडवाइजरी हैसियत नहीं होती। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो दूसरे नौकरों की तरह दबकर बात करने के बजाय सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वो मुझसे झुककर बात तो कर रहा था, लेकिन उसका इस तरह का अंदाज कोई मजबूरी वाला नहीं था, बल्कि किसी घमंड की वजह था। उसने एक लम्हे के लिए भी खुद को नीचा जाहिर नहीं होने दिया था। और जब उसने कहा था कि वो ड्राइविंग जानता है और हर काम ईमानदारी से करेगा, उसके शब्दों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जो घमंड से बात किया करें, जबकि उनकी हैसियत कुछ भी न हो। पता नहीं ये दो कौड़ी के लोग अपने आप को समझते क्या है। मुझे उस नौकर से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे सख्त गुस्सा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा था कि ये होता कौन है जो इस तरह की बात करने वाला है। ये नहीं जानता था कि ये किसके सामने खड़ा है। मेरे दिल में एक फैसला सा पैदा हो गया था, एक एहसास जिसने मुझे परेशान कर दिया था
क्योंकि उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो मुझे किसी बगावत जैसी महसूस हो रही थी। जैसे वो मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुझे बता रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है, बराबरी पर इज्जत से। मैं चौंक गया था। मैंने सख्त शब्दों में पूछा कि तुम पहले कहाँ काम करते थे? कोई सबूत है तुम्हारे पास अपनी ईमानदारी का? उसने बेहद सादगी से कहा था कि सबूत तो मेरे हाथों की मेहनत है और मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे आजमाकर मुझसे काम ले सकते हैं। मैं काम पर आ सकता हूँ। ये शब्द मेरे घमंड को चुभ गए थे। मेरे दिल में फौरन एक दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा था कि ये जवान लड़का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इसे तो फौरन इसकी जगह दिखानी होगी। और यहीं से मेरे अंदर एक नया इरादा जन्म लेने लगा था। एक ऐसा इरादा जो बाहर से तो उसे उसकी कमाई देने का था, लेकिन हकीकत में एक जंग की शुरुआत थी। एक अमीर इंसान का घमंड और एक गरीब की खुददारी आमने सामने आ गई थी। मैं किसी भी कंडीशन में उसे बर्दाश्त नहीं करता। एक गरीब, एक गंवार, एक नौकर मेरे सामने सर ना झुकाए। एक नौकर को अपने मालिक के सामने आके झुकाकर रखनी चाहिए ना कि इस तरह से बराबरी से बात करनी चाहिए। मेरी पत्नी का दिल हमेशा से ही नरम था। उसने फौरन उस नौकर पर तरस खा लिया था और इस नौकर पर ऐतराज होने के बावजूद भी उसने इस गरीब को घर में रखने पर जिद कर ली थी। मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली थी, मगर अपने दिल में ठान लिया था कि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर ही रहूंगा। मैंने उसे फौरन अपनी नई गाड़ी से दूर रखा था और उसे घर के पीछे पुरानी गाड़ियों के कबाड़ खाने में मरम्मत के काम पर लगा दिया था, ताकि उसकी हर सुबह मेहनत और पसीने में डूबी रहे। मेरी नज़रों में ये फैसला न सिर्फ एक सावधानी भरा था, बल्कि एक सबक भी था जो मैंने जिंदगी भर सीखा था कि जब किसी पुरानी हैसियत के इंसान को थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो वो खुद को ऊंचाइयों पर समझने लगता है। मेरे लिए ये बात स्वीकार करने के काबिल नहीं थी कि एक मामूली सा लड़का जो दरवाजे पर भीख मांगने के बराबर खड़ा हुआ था, मेरे कीमती वक्त और आराम में खलल डाले। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए खामोश बगावत का ऐलान था। मेरे कानों में उसकी बातें नहीं, बल्कि उसके भरपूर कॉन्फिडेंस की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर सकता है। और यही वो बात थी जो मेरे घमंड को चुभ गई थी। मुझे विश्वास था कि अगर उसे फौरन उसकी जगह नहीं दिखाई गई तो कल को वो मेरे बराबर में आकर खड़ा होने का सपना देखने लगेगा। मैंने उसके लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां गर्मी, पसीना, शोर और तेल की बदबू हो, ताकि वो जान ले ये दुनिया सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही रोशन है और बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ धुंधला सा साया और अंधेरे ही आते हैं। वो दिन मेरे लिए एक फैसले से भरा हुआ था। मैंने अपने इस बड़े से घर के दरवाजे पर खड़े इस मामूली इंसान को अंदर आने दिया, लेकिन उस पर नजर रखने और काबू पाने और अपनी ताकत की हद दिखाने का पक्का इरादा कर लिया। मेरी बेटी संजना, जो हाल ही में अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके लौटी थी, उसने घर आते ही घर की चीजें बदलना शुरू कर दी थी। अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती थी और जब भी गाड़ी में कोई खराबी होती तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा गैराज में जाकर उस मामूली से नौकर कार्तिक से बात कर लेती थी। एक दिन मैंने उसे गैराज में देखा तो वो कार्तिक के साथ गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ी हुई थी और दोनों किसी तकनीकी प्रॉब्लम पर बहस कर रहे थे। कार्तिक उसे गाड़ी के इंजन के पुर्जे दिखा रहा था और संजना बड़े इंटरेस्ट लेकर उससे सवाल कर रही थी। जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो वो चौकी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल मामूली से अंदाज में बोली, पापा देखिए ना, कार्तिक ने बताया है कि ये पुराना मॉडल है और अब काम नहीं करता। हमें नई मॉडल्स लेनी चाहिए। मुझे उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया था और खामोशी से वहां से पलट आया था। एक और दिन वो कार्तिक को घर के पिछले गार्डन में ले गई थी, जहां वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मेरी बेटी उसे अपनी कुछ पुरानी किताबें देने की बात कर रही थी। जब मैंने ये सुना तो मैंने फौरन उस नौकर कार्तिक को बुलाया और उसे अच्छे से समझाया था कि मैडम से दूर रहा करो और गैराज के काम तक ही हद में रहा करो। और उसके अलावा घर के सारे नौकरों से भी सख्ती से कह दिया था कि कोई भी नौकर घर के मेंबर से पर्सनल बातें नहीं करेगा। मैंने फौरन उस समेत घर के सारे नौकरों को हुक्म जारी कर दिया था और ये सख्ती पूरी की पूरी कार्तिक पर लागू होती थी कि वो तो मेरी बेटी से दूर ही रहे और घर के किसी भी मेंबर से कोई बातचीत ना करे। उसे बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं होगी। मेरे घर की इज्जत मेरे लिए सबसे जरूरी थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी 2 टके के नौकर की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। एक रात जब सर्दी का समय था और मैं अपने घर के लॉन में टहल रहा था तो मैंने उसे बाहर ठंड में पूजा की थाली हाथ में लेकर
अंदर दाखिल होते हुए देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो मंदिर से पूजा पाठ करके लौट रहा था। मेरी नज़रों में ये सब हमदर्दी बटोरने और खुद को अच्छा जाहिर करने का दिखावा करता था। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे इतना तो सिखा दिया था कि ये सीधे सादे लोग ही अंदर से सबसे ज़्यादा धोखेबाज निकलते हैं और मौका मिलते ही आपकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। मैंने उस रात ही उससे छुटकारा पाने का एक पक्का फैसला कर लिया था। इससे पहले कि वो मेरी बेटी पर अपना कोई गहरा असर डाले, मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि मेरी बेटी भी इससे काफ़ी इम्प्रेस होती थी। इसके साथ हमदर्दी किया करती थी और इससे दोस्ती बढ़ाने में लगी रहती थी। संजना के अंदर काफ़ी बदलाव जाहिर होने लगे थे। एक दिन वो मेरी मीटिंग में चाय देने आई और जब सब लोग चले गए तो वो कहने लगी कि पापा, कार्तिक ने मुझे कुछ अच्छी बुक्स के बारे में बताया है, क्या हम उन्हें मंगवा सकते हैं? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था कि वो उस नौकर की बात इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे कर रही थी। वो ये शायद जानती नहीं थी कि मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मेरी बेटी भोली भाली थी, मासूम थी, दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाया करती थी। एक दिन और मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि संजना ने कार्तिक को अपना पुराना लैपटॉप दे दिया है ताकि वो शाम को इंग्लिश सीखने वाली वीडियो देख सके। मैंने लैपटॉप वापस मंगवा लिया था और गुस्से में अपनी बेटी को खबरदार कर दिया था कि अगर दोबारा तुमने किसी नौकर से ऐसे बातचीत रखी तो सख्त सजा दी जाएगी। वो घर के नौकर है, मेंबर नहीं है जो तुम उनको गिफ्ट दे रही हो। मेरी बेटी खामोश हो गई थी। उसने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था। फिर एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, कार्तिक गैराज से भागकर मेन दरवाजे के पास आ गया था और संजना उसके लिए छतरी लेकर बाहर गई थी और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ भीग रहे हो, ये ले लो। ये नज़ारा जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने फौरन उन दोनों को अलग कर दिया था और कार्तिक को एक हफ्ते के लिए काम से रोक दिया था। संजना, जो कभी मेरे एक इशारे पर अपनी सोच बदल लिया करती थी, अब मुझसे सवाल करने लगी थी। उसकी आंखों में अब मेरी बातों पर अंधा विश्वास नहीं रहा था। वो मुझे सुनती जरूर थी, मगर उसकी खामोशी में वो वीरानी और आज्ञाकारीपन कहीं नहीं होता था। उसने कार्तिक से होने वाली बातचीत को कभी शर्मिंदगी के पर्दे में नहीं छुपाया था, बल्कि एक अजीब तरह की मासूमियत के हिसाब से वो उसके काम को बढ़ावा दिया करती थी, जैसे उसे ये संबंध छुपाना ही न पड़े। मुझे अपनी बेटी का ये अंदाज बर्दाश्त से बाहर लगा था। एक बेटी जो अपने पिता की इज्जत के दायरे से निकलकर एक मामूली से नौकर के साथ रहकर गर्व महसूस करे, ये मेरे परिवार की इज्जत के मुंह पर तमाचा था। कार्तिक की मौजूदगी अब सिर्फ एक नौकर की हद तक ही नहीं रही थी, धीरे धीरे मेरी बेटी की सोच का हिस्सा भी बन रहा था। उसके शब्द, उसके बोलने का अंदाज, उसकी नरमी